एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट मीजल्स। हम इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इससे ज़्यादा नॉलेज की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मीजल्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले अगर हम देखें मीजल्स, ये एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जो एक वायरस से होती है और ये हाईली कंटेजियस होती है। हाईली कंटेजियस का मतलब ये बहुत ज़्यादा फैलती है और इसका जो सेकेंडरी अटैक रेट है, सेकेंडरी अटैक रेट मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 90% से ज़्यादा है। अगर हम बात करें मीज़ल्स की तो ये होता है मीज़ल्स वायरस की वजह से, और इसको हम ऑल्सो नोन एज, ये जो है वो रूबियोला, इस नाम से भी ये जाना जाता है। मीज़ल्स वायरस की वजह से होता है। हाईली इन्फेक्शियस, हाईली कंटेजियस वायरस है जो कि इसको हम रूबियोला भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी वायरोलॉजी की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये वायरस है जिससे मीज़ल्स होता है उसकी फैमिली है पैरामिक्सोविरिडे। ये फैमिली से बिलोंग करता है वायरस जो कि मीज़ल्स कॉज करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें उसका जीनस क्या है तो दैट इज़ मोरबिली वायरस। मोरबिली वायरस उसका जीनस है, फैमिली है पैरामिक्सोविरिडे। और अगर हम बात करते हैं इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ये होता है एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस RNA। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, सिर्फ इसका एक सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल का RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है। और नेगेटिव सेंस का मतलब ये होता है, नेगेटिव सेंस जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो कभी भी डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। सबसे पहले नेगेटिव सेंस जेनेटिक मटेरियल को पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस RNA से। नेगेटिव सेंस कभी भी होस्ट में डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। सबसे पहले वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव सेंस में, और उसके बाद वो प्रोटीन सिंथेसिस और फर्दर डिवीजन कर सकता है। अगर हम बात करें इसमें प्रोटीन, जो ये वायरस है इसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, H and F। अगर हम H की बात करें सो दिस इज हिमैग्लूटिनिन प्रोटीन होता है जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, ये जो होस्ट सेल है उससे अटैचमेंट में हेल्प करता है, अटैचमेंट टू होस्ट सेल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं F फॉर फ्यूजन प्रोटीन। जो फ्यूजन प्रोटीन है, नाम से ही पता चल रहा है ये फ्यूज़ करवाता है। अब जैसे कि ये सारे क्या है, होस्ट के सेल्स हैं, ठीक है, और ये है उसका न्यूक्लियस इन सब का। अब जो हिमैग्लूटिनिन है ये क्या है, वायरस को अटैच तो करवा देगा। जो फ्यूजन प्रोटीन है वो क्या करता है, जो ये होस्ट के सेल्स हैं इन सब का ये जो बीच की वॉल्स हैं इन सब को ये फ्यूज़ कर देता है और एक बड़ा सेल बना देता है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, सेल्स की आपस की वॉल डिसॉल्व हो गई तो ये एक बड़ा जाइंट सेल बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंसाइशियम है अगर एक जाइंट बड़ा सेल बनता है, अगर मल्टीपल बड़े जाइंट सेल्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं सिंसाइशिया। तो हिमैग्लूटिनिन अटैचमेंट में हेल्प करता है इस मीज़ल्स वायरस की। फ्यूजन क्या करता है, जो होस्ट के सेल्स हैं अलग अलग उनको फ्यूज़ करके एक बड़ा जाइंट सेल बनाता है, और ये जो पूरा प्रोसेस है जो ये बनते हैं ये क्या है, हमारे सिंसाइशिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये इसकी वायरोलॉजी थी। अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें, एपिडेमियोलॉजी में जैसे हमने अभी सबसे पहले देखा कि ये वायरस जो है वो हाईली कंटेजियस वायरस है। फाइन, अब हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी में ये जो वायरस है ये बहुत कंटेजियस वायरस है और रेस्पिरेटरी ट्रैक से ये एंटर करता है। तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से एंटर करेगा,
एयरबॉर्न वायरस है ये, और स्प्रेड कैसे करता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये स्प्रेड करेगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये, मतलब एयरबॉर्न है तो एयर के थ्रू ड्रॉपलेट की फॉर्म में ये स्प्रेड करता है। जैसे हम बोल रहे थे, जो भी ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, अगर किसी नॉर्मल इंसान ने उसको इनहेल किया तो उसको भी मीजल्स हो सकता है, और सेकेंडरी अटैक रेट इसका बहुत हाई है। ठीक है, तो ये है हमारा इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक है। इसका जो मीडियम है जहाँ से ये एंटर करता है बॉडी में। अगर हम बात करते हैं इसका जो अगर रैश हो जाते हैं, रैश होने के 4 दिन बाद और 4 दिन पहले तक ये क्या रहता है? इन्फेक्शियस, मतलब ये स्प्रेड हो सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि ये वायरस कैसे काम करता है। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं, सबसे पहले ये जो वायरस है ये एंटर करेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक को। ठीक है, यहाँ से एंटर करके ये पहुँच जाता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में। यहाँ पे ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करके ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से कहाँ स्प्रेड करेगा? ब्लड में। ये जाएगा ब्लड में। अब ब्लड के थ्रू ये पहुंच जाता है RES। RES क्या होता है? रेटिक्यूलो एंडोथीलियम सिस्टम। अब रेटिक्यूलो एंडोथीलियम सिस्टम क्या होता है? ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये दोनों सेल्स आप सबको पता है ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं। तो इसमें कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स आएंगे? लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो। ठीक है, ये सारे इसमें ऑर्गन्स आते हैं, और हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम क्या है? जिसमें मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे लिवर में हमारे कुफर सेल्स होते हैं, तो लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फेटिक सिस्टम, इन सब में क्या है? हमारे मोनोसाइट्स और जो मैक्रोफेजेस हैं ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारे किसका पार्ट है? रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम का। तो वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक से गया रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, एंडोथेलियम में। ठीक है, अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई हुआ हमारे रेस्पिरेटरी एंडोथेलियम में, वहाँ से मल्टीप्लाई होकर ये चला गया ब्लड में, ब्लड से ये चला गया रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम में। ये पूरा जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? हमारा प्राइमरी वायरीमिया। ये है हमारा प्राइमरी वायरीमिया। अब क्या होता है? ये जब ये RES में जाता है तो ये यहाँ पे क्या करेगा? एग्रेसिवली मल्टीप्लाई। एग्रेसिवली मल्टीप्लिकेशन होता है, जिससे बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है वायरस का। और अब ये वायरस कहाँ जाता है? ब्लड में दोबारा से। और हमारी जैसे स्किन है, हमारा कंजक्टिवा है यहाँ, या फिर जो हमारी स्किन हो गया, कंजक्टिवा हो गया, इन सब में क्या है? ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करना चालू कर देता है, बॉडी में रैशेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है, ये हमारा क्या है? सेकेंडरी वायरीमिया। ठीक है, जैसे ये RES में गया, इसने बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये दोबारा ब्लड में गया, और ब्लड से अलग अलग बॉडी के जगह पे चला गया, जैसे सेल्स में गया, कंजक्टिवा में गया, और वहाँ पे उसने हम अपना जो है इफ़ेक्ट दिखाना स्टार्ट किया। ये क्या है? हमारा सेकेंडरी वायरीमिया। वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक से हमारे अंदर जाके रेस्पिरेटरी एंडोथेलियम, वहाँ पे मल्टीप्लाई करके ब्लड में गया, ब्लड से ये RES रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम में गया,
वहाँ एग्रेसिवली मल्टीप्लाई करके दोबारा ब्लड में गया और इस बार इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वायरल लोड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसीलिए इसने बाकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये क्या है इसका पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है कि जब बॉडी में वायरस एंटर हुआ तब से लेकर जो पहला साइन और सिम्टम आता है तब तक के बीच का क्या टाइम गैप है। तो अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज। ठीक है, ये क्या है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 14 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जैसे ही किसी पेशेंट के बॉडी में मीजल्स वायरस गया तब से लेके, ऐसा नहीं होता तुरंत साइन एंड सिम्टम आए, थोड़ा टाइम लगता है। तो जितना टाइम लगा और साइन एंड सिम्टम आना स्टार्ट हुए, जब पहला साइन आया तब से लेके जब वायरस एंटर हुआ, जो बीच में टाइम गैप है उसको क्या बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, क्लिनिकली भी डायग्नोस कर सकते हैं। चलिए डायग्नोसिस से पहले हम पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम, फिर डायग्नोसिस ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, तो सबसे पहले हमारी आती है प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज में हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं इसका मीजल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स 3 C's, जिसमें क्या आता है कोराइजा, कफ, कंजक्टिवाइटिस। जहाँ पे भी आइटिस आ जाए मतलब इन्फ्लेमेशन, कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन, रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन। कोराइजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस, इसका मतलब होता है रनी नोज। कोराइजा मतलब रनी नोज। इसके साथ साथ हाई ग्रेड फीवर भी होता है और पेशेंट को फोटोफोबिया भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है पैथोग्नोमिक स्टेज। पैथोग्नोमिक स्टेज का मतलब पैथो से पता चल रहा है जो पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब कुछ ऐसा साइन जो सिग्निफिकेंटली हमारा किस में होता है मीजल्स में होता है। तो यहाँ हमारे क्या आएंगे कॉप्लिक स्पॉट्स। अब देखो कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं, ये हमारी अंदर से, जैसे ये साइड का जो अंदर है इधर से रैश डेवलप होता है, मैक्यूलो रैश डेवलप होगा मतलब कि डिस्कलरेशन, वो मैक्यूलो पैपुलर रैश अलग है। इसमें क्या होता है हमारी बक्कल कैविटी के अंदर एक रैश डेवलप होता है जिसका बेस होता है रेड और इसके ऊपर ऐसे दाना दाना हमको ऐसा लगता है वाइट या ब्लू। ठीक है, ये क्या है हमारे कॉप्लिक स्पॉट्स, ये सिग्निफिकेंट फीचर है किसका मीजल्स का। ठीक है, तो ये कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं, बेस इसका रेड होता है, इसके ऊपर जैसे सॉल्ट छिड़क दिया है, वाइट वाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, वाइट और या फिर ब्लू भी हो सकते हैं वो, उसको हम क्या बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स। ठीक है, अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सैंथम स्टेज। इसमें बेसिकली रैश डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये पहला स्टेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा। एक्सैंथम स्टेज में क्या है रैश डेवलप होता है। अब रैश का सिग्निफिकेंट फीचर क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, रैश हमारा स्टार्ट होगा बिहाइंड द ईयर और ये हमारा कहाँ जाएगा फेस पे, उसके बाद ये जाएगा टॉर्सो, उसके बाद हमारा जाता है लिम्ब्स। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है अवे फ्रॉम सेंटर। तो इनर ईयर से फेस पे, टॉर्सो और फिर लिम्ब्स में, मतलब ये सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है। ये इसका एक सिग्निफिकेंट फीचर है मीजल्स का। ठीक है, ये है हमारा एक्सैंथम स्टेज जिसमें रैशेस डेवलप होते हैं। अब रैशेस का क्या सिग्निफिकेंट फीचर है, ये होते हैं मैक्यूलोपैपुलर रैश। मैक्यूलो का मतलब हो गया है रेड बेस। ठीक है, पैपुलर का मतलब हो गया है कि ये उभरा हुआ है। ठीक है, थोड़ा उभरा हुआ है और लेस देन 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं मैक्यूलो
पैपुलर रैश। तो ये सिग्निफिकेंट फीचर है हमारा मीजल्स का। अगर हम फोर्थ स्टेज देखते हैं तो फोर्थ हमारा स्टेज है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज में क्या होता है, जो रैश हैं वो अब धीरे धीरे ठीक होने स्टार्ट होते हैं। अब जो ठीक हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, ब्राउनिश डिस्कलरेशन भी देखने को मिलती है। जैसे मान लो कि ये हाथ है, यहाँ रैश हुआ है, तो जब ये ठीक होगा तो ऐसे ब्राउन कलर का धब्बा भी पड़ सकता है हाथ पे। ठीक है, ये था हमारा रिकवरी फेज़। इसमें और कुछ नहीं होता, बस जितने भी रैशेज हैं वो धीरे धीरे ठीक होते हैं। हो सकता है ब्राउनिश डिस्कलरेशन वो छोड़ दे। अब रैश का एक सिग्निफिकेंट फीचर है, रैश वायरस की वजह से नहीं हो रहा है, मतलब रैश जो है वो वायरस के डैमेज की वजह से नहीं होता है, ये हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी वजह से होता है। देखिए, जैसे जो हमारा जैसे बॉडी में रैश होना स्टार्ट हो गए पेशेंट के, इन्फेक्शन आया, वायरस हर जगह बॉडी में फैलना शुरू हो गया। अब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन हर जगह फैलना स्टार्ट हो गया है, अब हमारी एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एक्टिवेट होती है। अब एक्टिवेट होकर जहाँ जहाँ वायरस है वहाँ पे वो उसको उस पर अटैक करती है। अब उस अटैक की वजह से जो एक कोलैटरल डैमेज आता है, मतलब वायरस और एंटीबॉडी की लड़ाई में जो डैमेज आता है आसपास के टिश्यू को, उसकी वजह से रैश होता है। अब जो पेशेंट जिनमें इम्यूनिटी बहुत लो है तो उसमें वो एंटीबॉडी नहीं जाएगी अटैक करने। तो कभी कभी क्या होता है, मीज़ल्स का जो पेशेंट है जिसमें इम्यूनिटी बहुत लो है उसमें रैशेज़ नहीं देखने को मिलते, क्योंकि रैशेज़ वायरस की वजह से नहीं, एंटीबॉडी जो वायरस पे अटैक कर रहा है उसकी वजह से है। अब एंटीबॉडी ही नहीं होगा तो रैश भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था कि रैश किस वजह से होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारा इसमें जो साइन एंड सिम्टम है वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। देखो, डायग्नोसिस हम क्लिनिकल वे में भी कर सकते हैं कि हमने देखा पेशेंट को 3 C's हैं, फीवर है, ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट है, तो हमने देख के बता दिया कि हाँ मीज़ल्स है। बट फिर भी अगर हमें लैब बेस्ड टेस्ट देखने हैं तो हम RT-PCR, ठीक है, ये कर सकते हैं, या फिर हम मीज़ल्स स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन M एंटीबॉडी टेस्ट। अगर ब्लड में मीज़ल्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी M मिल गया है, इम्यूनोग्लोबुलिन M एंटीबॉडी मिल गई है, तो मतलब कि भाई मीज़ल्स हुआ है। ठीक है, ये हमारा डायग्नोसिस हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े ट्रीटमेंट की ओर, मीज़ल्स के ट्रीटमेंट में देखिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है मीज़ल्स का हमारे पास। ठीक है, मीज़ल्स अपने आप ही, जैसे रैशेज़ हुए अपने आप ही वो ठीक हो जाते हैं। बस हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है, जो इसके साथ में एंटीपायरेटिक देना है, मतलब कि ये क्या करेगी, कम करेगी फीवर को। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स देना है, न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना है। और जिन भी बच्चों को मीज़ल्स होता है उनको हम सबको विटामिन ए ज़रूर देते हैं। ठीक है, हमें विटामिन ए देना है, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है मीज़ल्स के ट्रीटमेंट में। अब अगर हम देखें मीज़ल्स किन को हो सकता है, तो जो अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं, मीज़ल्स की वैक्सीन लगती है MR या MMR, तो अनवैक्सीनेटेड बच्चों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मीज़ल्स होने के। और जो भी माल नरिश्ड बच्चे हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी है, उनमें भी मीज़ल्स हो सकता है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की ओर अगर हम बढ़ें तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, PODE। ठीक है, जिसमें P फॉर निमोनिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। जिन भी बच्चों को मीज़ल्स होता है उनमें ज़्यादातर बच्चों को कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाती है, निमोनिया, उस वजह से डेथ हो जाती है। O फॉर ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन। D फॉर डायरिया एंड E फॉर एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस मतलब जो ब्रेन है उसका इन्फ्लेमेशन।
और लेटर, देखिए ये तीनों तो फिर भी ठीक है, माइल्ड है अगर ठीक कर लें तो, अदरवाइज़ ये बहुत सीरियस है, ये सिवियर कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। एंसेफेलाइटिस एंड हमारे पास सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एंसेफेलाइटिस। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एंसेफेलाइटिस में क्या होता है, इसमें जो माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसका डीमाइलिनेशन होता है, माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। पैन का मतलब है पूरे ब्रेन में माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय होगी, पूरे ब्रेन में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, मीज़ल्स की। अगर हम आगे देखते हैं, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस थी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं प्रिवेंशन, मीज़ल्स का अगर हम प्रिवेंशन देखें तो देखिए सबसे पहले तो विटामिन ई डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है, बच्चे में न्यूट्रिशन अच्छा हो, गुड न्यूट्रिशन, ठीक है, विटामिन ई स्पेशली विटामिन ए अच्छा होना चाहिए। और हमारे पास वैक्सीन भी है MMR, और ये कैसी है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब है, लाइव का मतलब वायरस जिंदा है, एटेन्यूएटेड मतलब वीक कर दिया है, वायरस को वीक करके बॉडी में भेजा है। अब हमारी बॉडी जो है अटैक करती है उस वीक वायरस पे और एंटीबॉडी बनाती है, क्योंकि मेमोरी सेल्स हमेशा बच जाते हैं एंटीबॉडीज़ में। अगर मेरी बॉडी आज किसी वायरस को अटैक करती है तो वो याद रखती है कुछ टाइम तक कि हाँ भाई ये वायरस आया था, और कुछ रिजर्व में एंटीबॉडी रखती है उसके अगेंस्ट कि अगर अगली बार हो तो इफ़ेक्ट दिखाने से पहले ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है MMR, 9 मंथ्स पे देते हैं। मीजल्स एंड रूबेला 15 मंथ्स पे देते हैं MMR, मम्प्स दिया जाता है इसमें। उसके बाद क्या देते हैं हम, बूस्टर डोज, ठीक है। तो हम वैक्सीन दे सकते हैं, न्यूट्रिशन, जिस भी बच्चे को मीजल हुआ है सबको विटामिन ए सप्लीमेंट ज़रूर दिया जाता है, ठीक है। So this was all about measles. If you have any doubt, you can put it in the comment box. और कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ डिटेल में तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।